डोनाल्ड ट्रंप और उसका खास करके पाकिस्तान को लेके जो नया प्रेम, इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का क्रिप्टो करेंसी को लेकर पाकिस्तान के साथ जो एक नया प्यार उजागर हुआ है, ये कई लोगों को गेम समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में इसी चीज़ पर गहराई से चर्चा करेंगे ताकि वीडियो के अंत तक आपको ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाए। भारत ने बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर को झेला है। ये प्रॉक्सी वॉर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद ने हमेशा से ऑर्केस्ट्रेट करी। इस प्रॉक्सी वॉर को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई ने उसको सिर्फ समर्थन स्ट्रेटेजिक लेवल पर, आइडियोलॉजिकल लेवल पर नहीं बल्कि फाइनेंशियल लेवल पर भी दिया। सवाल उठता है कि पाकिस्तान के पास पैसा इन टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड करने के लिए कहाँ से आता था। आईएसआई के बहुत सारे अधिकारी ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, ड्रग ट्रेडर्स हैं। अफ़गानिस्तान में ड्रग ट्रेड का कल्टीवेशन, रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी से, आईएसआई से अफ़गानिस्तान में जाकर बस जाने के बाद वहाँ से ड्रग्स का कल्टीवेशन करके पाकिस्तान की आर्मी को वो ड्रग्स बेचते हैं, ग्लोबल लेवल पर ड्रग ट्रेड करते हैं। तो पाकिस्तान के पास पैसे की कोई कमी पहली बात तो इन गतिविधियों को करने की नहीं थी। लेकिन भारत हमेशा से ये प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो में रहता था कि जितना भी टेररिज्म ये लोग भारत के खिलाफ कर रहे हैं, इसके लिए पैसा जहाँ मर्जी से ये जितने मर्जी ड्रग ट्रेड से उठा रहे हैं, इसका अंत क्या है, हल क्या है। इस कॉन्टेक्स्ट में पहले तो भारत की रणनीति ये थी कि हम पाकिस्तान को डोजियर बना कर बोलें कि देखिए ये टेररिस्ट आपके यहाँ बैठा है जो जिसने ये टेररिस्ट अटैक भारत में किया। पाकिस्तान वो डोजियर को उठाकर कचरे में फेंक देता था। इसके बाद भारत ने एक नई रणनीति अपनाई। विश्व में एक संगठन है जिसका नाम है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसका गठन 1989 में हुआ। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को लेकर रूल्स बनाती है, कंट्रीज़ को मॉनिटर करती है और कंट्रीज़ को अलग अलग प्रकार के कलर कोड से लिस्ट करती है। भारत ने जब टेक्निकल डोजियर्स बनाकर पाकिस्तान को भेजे, जिसमें उसने ये टेक्निकलिटीज़ हाईलाइट करी कि आपके यहाँ टेररिस्ट बैठे हैं जो टेररिज्म कर रहे हैं, कुछ कार्रवाई कीजिए। जब उन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो भारत ने FATF का रुख अपनाया। इस FATF के रुख के तहत भारत ने अब एक चीज़ को सोचा कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसा डोजियर तैयार किया जाए जिसमें सारी डिटेल्स ऐसी हों कि उन डिटेल्स पे पाकिस्तान के जितने आइडियोलॉजिकली समर्थक देश भी हैं उनका भी गेम हार के ख़त्म हो जाए। इस रीज़न से भारत ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को एक ये कार्य दिया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ काम करके एक इस प्रकार का डोजियर बनाना चालू किया कि जिसमें 26/11, हाफिज़ सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, इन सारे लोगों से लेकर जितने भी उसके बाद हुए बड़े बड़े आतंकवादी हरकतें और गतिविधियां भारत में हुई, उन सबको लेके एक डोजियर बनाया। डोजियर का ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हर्ट किया जाए। डोजियर का ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली टैकल किया जाए। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने जो डोजियर बनाया उसमें इंटेलिजेंस इस प्रकार की कैप्चर करी कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनके लीडर्स का सिर्फ प्रेजेंस पाकिस्तान में प्रूव नहीं किया बल्कि इन लीडर्स के थ्रू इन्होंने जो NGOs बना रखे थे, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी थी, वो चाहे जमातो दावा हो, फाला इंसानियत फाउंडेशन हो, और इनके थ्रू किस प्रकार से वो QR कोड्स, हवाला और अलग अन्य ऑनलाइन ऑफलाइन तरीक़ों से जिस प्रकार से ये ट्रांजैक्शंस करते थे, उन सबको रिकॉर्ड किया, उन सब की गतिविधियों को ऑब्जर्व किया, उनको ट्रेल किया। वो सारे एविडेंसेस को इकट्ठा करके एक डीपली टेक्निकल इंटेलिजेंस बैक्ड डोजियर जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को पेश किया तो उस समय भारत को फ्रांस, जर्मनी और इवन अफ़गानिस्तान जैसे देशों से भी समर्थन मिला। उस समय कुछ ऐसे देश जो पाकिस्तान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे, डायरेक्टली में खास करके तुर्की, खास करके चाइना, खास करके मलेशिया, इन लोगों ने भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश करी लेकिन नाकाम रहे। और इनडायरेक्टली पाकिस्तान का समर्थन हमेशा से करने आए वाले अमेरिका के सामने भी जब टेक्निकल डिटेल्स रखी गई तो अमेरिका को भी ये बात लगी कि इन टेक्निकल डिटेल्स के बेसिस पे मैं भारत के गेम को FATF में अपोज नहीं कर सकता। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान इवेंचुअली ग्रे लिस्ट में वहाँ पर लाया गया। ग्रे लिस्टिंग जब पाकिस्तान की हुई FATF में, तो FATF की ग्रे लिस्टिंग के बाद भारत ने ये चीज़ ग्लोबल लेवल पर प्रूव करी कि पाकिस्तान एक ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और इस पूरे प्रोसेस में भारत ने कोई पर्सनल वेंडेटा पाकिस्तान के साथ कभी नहीं निकाला। सारा टाइम फोकस सिर्फ ये था कि टेक्निकल डिटेल्स को हाईलाइट किया जाए जिससे कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे समर्थन मिले कि पाकिस्तान जो है ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। हमने इस नैरेटिव को संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन से लेकर G20 से लेकर ब्रिक्स से लेकर बायलैटरल लेवल पर हर जगह को उजागर किया और एक इंटरनेशनल लेवल पर जो नैरेटिव भारत की तौर से बना
उससे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में भी गया। और सबसे बड़ा खमियाजा ये मिला कि पाकिस्तान का जो ग्लोबल फाइनेंशियल एक्सेस था वो कम्प्लीटली कट ऑफ हो गया। इंटरनल लेवल पर प्रेशर डलने लगा कि आप या तो टेररिज्म को ख़त्म कीजिए वरना हमारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक होंगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इस गेम में भारत की जो विक्ट्री थी वो मॉरल ग्राउंड पे नहीं, टेक्निकल ग्राउंड पे हुई, क्योंकि हमने टेक्निकलिटीज़ बैक्ड बाय सुपीरियर क्वालिटी RNAW की इंटेलिजेंस, इसके तहत ये गेम खेला। लेकिन जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया गया, इस ग्रे लिस्टिंग के बाद पाकिस्तान की ISI बौखला गई, क्योंकि उसके जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते थे वो सारे स्क्रूटिनी में आने लग गए। जितने भी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करता था वो सारे स्क्रूटिनी में आने लग गए। इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की ISI ने क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग करना चालू करा। जब पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग किया, उसको सिर्फ दिमाग में एक चीज़ थी कि क्रिप्टो करेंसी के प्रयोग से सबसे पहली बात तो मैं जितने भी रेगुलेशंस हैं और जितनी भी मेरे ऊपर इंटरनेशनल स्क्रूटिनी है उसको बाईपास कर पाऊंगा। उसको करते करते पाकिस्तान ने जमात उद दावा, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, ये जो 2 NGOs हैं जो आज की डेट में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, जिनके ही अलग अलग प्रकार के रूट्स पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट और रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम पर भी ऑपरेट करते हैं, इन संगठनों ने भी क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग किया। क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इन्होंने अलग अलग प्रकार के जो एप्लीकेशंस थे, उसमें से सबसे बड़े 2 एप्लीकेशंस जो भारत की RNAW ने आइडेंटिफाई करे वो थे मोनेरो और बेसिकली जेड कैश। मोनेरो और जेड कैश का प्रयोग पाकिस्तान में इतना बढ़ गया कि पहली बात इसका सिर्फ सिविलियन लेवल पर नहीं बल्कि टेररिज्म लेवल पर भी प्रयोग होने लगा। कुछ अगर मैं आपको डेटा दूं तो आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर और कुछ नहीं तो कम से कम 20 मिलियन क्रिप्टो यूज़र्स हैं। और ये जो 20 मिलियन क्रिप्टो यूज़र्स हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान आज की डेट में सरप्राइजिंगली टॉप 10 ग्लोबल क्रिप्टो यूज़र कंट्रीज़ में आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मोनेरो का जो प्रयोग है, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी ऐप है, प्लेटफॉर्म है, उसका प्रयोग पाकिस्तान ने बड़े मास्टरफुल तरीके से किया। पाकिस्तान में जितनी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग होती थी, उस क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को उसने रूट किया तुर्की से, चाइना से, मलेशिया से और कतर से। अब क्योंकि इन्होंने ऑफशोर रूट्स बना दिए, ऑफशोर हब्स बना दिए, इन कंट्रीज़ में जब ऑफशोर हब्स बनाए, वहाँ से जब इन्होंने ये पैसे को रूट करना चालू करा, तो वो सारा का सारा पैसा, वो चाहे मोनेरो के थ्रू आए, वो चाहे जेड कैश के थ्रू आए, वो पहली बात तो क्लियर कट तरीके से क्लीन मनी दिखने लगा। लेकिन क्योंकि इसका प्रयोग फलाह इंसानियत फाउंडेशन, इसका प्रयोग जमात उद दावा भी कर रही थी, उन्होंने उसी पैसे का क्रिप्टो करेंसी से तुर्की, चाइना, मलेशिया, कतर के थ्रू रूट करते हुए ड्रोन्स खरीदे, वेपन्स खरीदे, ड्रग ट्रेड को बढ़ावा दिया। आज अगर आप अफ़गानिस्तान जाते हैं, पेशावर से लेके काबुल तक का जो पूरा रास्ता है, उस रास्ते पे आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि अफ़गान की करेंसी नहीं, पाकिस्तान की करेंसी नहीं, क्रिप्टो करेंसी सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। क्रिप्टो का प्रयोग इस प्रकार से अफ़गानिस्तान में बढ़ रहा है, जो कि एक लॉलेस कंट्री है, जहाँ पर इंटरनेशनल रिकग्निशन तक नहीं है, कि उसका फ़ायदा आज अगर और कोई नहीं उठा रहा तो सबसे बड़ी बात पाकिस्तान उठा रहा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान की ISI ने इस बौखलाहट में ये गेम खेला कि हमें ग्लोबल स्क्रूटनी को बाईपास करते हुए, भारत के FATF के ग्रे लिस्टिंग को बाईपास करते हुए जो उन्होंने ऑल्टरनेट सिस्टम खड़ा किया, ये ऑल्टरनेट सिस्टम आज डोनाल्ड ट्रंप को पसंद है। 2 रीज़न्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज की डेट में एक ऐसा व्यापारी है जो चाहता है कि पहली बात क्रिप्टो करेंसी को ग्लोबल लेवल पर लेजिटिमेसी मिले, और इस क्रिप्टो करेंसी को ग्लोबल लेजिटिमेसी दिलवाने के लिए उसने 2 कार्य किए हैं। पहला, वो जुड़ा हुआ है एक संगठन से जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की जो संगठन है, ये आज की डेट में क्रिप्टो एडवोकेसी कर रही है। यानी कि ये एक ऐसा प्रचार ग्रुप है जो कि दूसरे देशों में जा जाकर लोगों को कन्विंस कर रहा है, उनकी सरकारों को कन्विंस कर रहा है कि क्रिप्टो करेंसी का पहली बात तो प्रयोग किया जाए। क्रिप्टो करेंसी के प्रयोग करने के लिए, इसके पूरे प्रचार करने के लिए ये जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, ये और कोई संस्था नहीं बल्कि ऐसी संस्था है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के परिवारजन जुड़े हुए हैं, जिनके खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि ग्लोबल लेवल पर क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया जाए ताकि इस चीज़ को बढ़ावा मिले। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि अमेरिका आज की डेट में क्रिप्टो को इतना प्रमोट क्यों कर रहा है। उसके भी 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि अमेरिका को ये बात पता है कि आज बहुत सारे देश चीन लेड, इंडिया लेड, पहली बात तो अलग अलग प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। चाइना कहता है कि हम ग्लोबल लेवल पर डॉलर की हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भारत कहता है कि ग्लोबल लेवल पर डॉलर की हेजेमनी हो या ना हो,
हम अपने यूपीआई पेमेंट्स को और हम अपने इंटरनेशनल लेवल पर रुपी को इंटरनेशनलाइज करेंगे। अमेरिका को इस बात का डर है कि आने वाले समय में पहली बात डॉलर की ग्लोबल हेजेमनी तो अफेक्ट होगी ही होगी, लेकिन उसको दूसरा डर ये भी है कि अगर ग्लोबल लेवल पर आज मान लीजिए कि डॉलर की हेजेमनी अफेक्ट होती है तो उसकी जगह पर कोई ऐसी करेंसी ना आए जो कि डॉलर को रिप्लेस करे। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका, ट्रंप, ये सब लोग इस रेस में लगे हैं कि क्यों ना इस कॉन्टेक्स्ट में क्रिप्टो को ही एक नेक्स्ट ग्लोबल लेवल की करेंसी बनाकर पोर्ट्रे करा जाए, जिसको वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के थ्रू, अमेरिका के थ्रू ही चैंपियन किया जाए, ताकि अमेरिका कल को अपने यूएस डॉलर को रिप्लेस करके एक एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ये बात को नरेटिव के तहत पेश कर पाए पूरे वर्ल्ड में कि अब पेपर करेंसी खत्म और अब जमाना है क्रिप्टो का। तो अमेरिका का सबसे पहला गोल ये है कि वो क्रिप्टो को इंटरनेशनलाइज करना चाहती है, इससे पहले कि क्रिप्टो कोई और बेसिकली उसके ऊपर कमांड बना ले, इससे पहले कि डॉलर का रिप्लेसमेंट कोई और लाकर उसको ग्लोबल करेंसी बना ले। दूसरी सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ने जो गतिविधियां पिछले 4-5 सालों में की हैं, जिसके थ्रू वो पहली बात तो ग्लोबल लेवल पर जब ग्रे लिस्ट हुआ उसके बाद जो उसने क्रिप्टो का पूरा गेम खेला, जो मैंने आपको बताया, आज अमेरिका को पाकिस्तान की एक नई यूटिलिटी दिखती है। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के लिए इस प्रकार का एक निरोध था कि जिसका प्रयोग किया जाए और उसको फेंक दिया जाए। और इस कॉन्टेक्स्ट में जब उसने सोवियत के खिलाफ एक जिहाद लड़ना था तो उस समय शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम पर उसका प्रयोग किया और उसको फेंक दिया। आज अमेरिका को दिखता है कि अगर मुझे क्रिप्टो को ग्लोबल लेवल पर लाना है तो पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जिसका समर्थन मुझे करना चाहिए। आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, आप मन में हंस रहे होंगे कि पाकिस्तान जैसे देश की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी भी क्या है, पर सोच के देखिए, अगर आज अमेरिका जैसा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए और पाकिस्तान को कहे कि नहीं, आप क्योंकि जिस प्रकार का क्रिप्टो प्रयोग कर रहे थे, अगर हम आपको साउथ एशिया में एक क्रिप्टो यूज़ का फाउंटेन हेड बना दें तो उसका सबसे पहला खमियाजा क्या होगा, आप इस खमियाजे को समझिए। इसका सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि अगर अमेरिका की बैकिंग पाकिस्तान को मिलती है, जो कि आज पूरी है, जिसके 2 रीजंस हैं, क्योंकि आज अमेरिका की ट्रंप लेड वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो है पाकिस्तान की डिजिटल एसेट अथॉरिटी के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की डिजिटल एसेट अथॉरिटी को लीड कर रहा है व्यक्ति बिलाल बिन साकिब। बिलाल बिन साकिब एक ऐसा व्यक्ति है जो आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का एक कमांड चेन है, जो कि दोनों साइड की बातें एक दूसरे को कम्युनिकेट करता है। इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए कि एक जगह पर अमेरिका ने बनाई हुई है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, बीच में यहाँ पर इंटरमीडियरी है पाकिस्तान की डिजिटल एसेट अथॉरिटी, और तीसरी जगह पर पाकिस्तान के अंदर बनी है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। पाकिस्तान के अंदर ये जो बनी हुई पाकिस्तान की स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये आज आर्मी ऑफिसर लेड एक सिविलियन बॉडी है। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा ये कैसी हो सकती है। उसका रीज़न है क्योंकि ये जो पाकिस्तान की स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये एक ऐसी बॉडी है जो आज पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट यानी कि सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन इसके अंदर 36 ऐसे ऑफिसर्स हैं जो इस समय पाकिस्तान की मिलिट्री में सर्विंग ऑफिसर्स हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है जिसमें मिलिट्री का डोमिनेंस है, और ये बॉडी इसलिए बनी है ताकि ये क्रिप्टो लेवल पर पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो माइनिंग के लिए इन्वेस्टमेंट लेके आ पाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आ पाए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए जिसको पाकिस्तान गवर्नेंस में और फाइनेंस में अपनाना चाहता है उसके लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आ पाए। तो आप इस चीज़ से समझिए कि यहाँ पर जो चेन ऑफ कमांड है और जो चेन आपके सामने दिख रही है, जिसमें वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमेरिका की, पाकिस्तान का डिजिटल एसेट अथॉरिटी पाकिस्तान के अंदर एक इंटरमीडियरी लेड बाय बिलाल बिन साकिब, आसिम मुनीर की बैकिंग के साथ, और साथ ही में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल 36 पाकिस्तान के मिलिट्री अधिकारियों की लेड एक सिविलियन बॉडी जिसमें सारी की सारी रिपोर्टिंग आसिम मुनीर को की जाती है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर खेल चल क्या रहा है। खेल सिंपल है, अमेरिका पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान एक साउथ एशिया के अंदर एक क्रिप्टो हब बन जाए। क्रिप्टो करेंसी का 20 मिलियन यूज़र्स का ट्रांजैक्शन यूज़र बेस, उन क्रिप्टो करेंसी यूज़र्स के ट्रांजैक्शन बेस पे थिंक टैंक्स के तहत रिपोर्ट लिखना कि कैसे यूपीआई का नेक्स्ट स्टेप क्रिप्टो है, कैसे आज की डेट में डिजिटल पेमेंट का नेक्स्ट स्टेप क्रिप्टो है। अमेरिका के थिंक टैंक्स अब इस गेम में जुड़ने वाले हैं। आप देखेंगे कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर अमेरिका के बड़े बड़े थिंक टैंक्स की तरफ से रिपोर्ट्स आएंगी कि पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार से सिटीजन्स ने क्रिप्टो को अपना लिया है, जैसे भारत में लोगों ने यूपीआई को अपनाया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी रणनीति ये है कि अगर पाकिस्तान साउथ एशिया का क्रिप्टो हब बन जाता है
तो कम से कम जितने भी पाकिस्तान के प्रकार के देश हैं, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया में, कम से कम अमेरिका अपना दबदबा बनाकर उन देशों को फोर्स कर पाएगा कि अब आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी अपनाइए। इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि इन देशों में जहाँ पर भारत आज की डेट में कोशिश कर रहा है कि वो ग्लोबल साउथ के तहत एक यूपीआई का एम्बिशन प्रमोट करके यूपीआई ट्रांजैक्शंस को इन देशों में एप्लीकेबल करा पाए, वो गेम ओवर हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बने। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत ग्लोबल साउथ के लीडरशिप के तहत जो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें यूपीआई को हम प्रमोट कर रहे हैं, कि इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, यूपीआई का प्रमोशन इन ग्लोबल साउथ के देशों में हो। क्योंकि अमेरिका को पता है कि किसी भी देश को अगर ग्लोबल शक्ति बनना है तो उसको अपने साथ बहुत सारे देशों को लेके चलना है। और भारत की जो रणनीति ग्लोबल साउथ को लेकर है कि हम ग्लोबल साउथ के देशों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, डिप्लोमेसी ये सब करेंगे, उसको अंडरकट करने का कार्य अमेरिका ने शुरू कर दिया है। पाकिस्तान जैसे ही क्रिप्टो का साउथ एशिया हब बनता है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि दूसरे देशों को अमेरिका फोर्स करेगा और उन दूसरे देशों में, खास करके ग्लोबल साउथ के वो देश जहां पर भारत यूपीआई को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा होगा, वो स्पेस कैप्चर करके उनमें क्रिप्टो का डोमिनेंस अमेरिका अपनाएगा। और ये सारे देश वो भी हैं, भूलिएगा मत, चाहे सेंट्रल एशिया में हो, अफ्रीका में हो या साउथ ईस्ट एशिया में हो, जहां चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अपना इकोनॉमिक इंगेजमेंट बढ़ा रहा है। तो चाइना अमेरिका का कंपटीशन बहुत सिंपल है। अगर एक जगह पर चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर अपना गेम बना रहा है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेन करने के लिए जो लुब्रिकेंट चाहिए, पैसा, कल को अगर अमेरिका उस क्रिप्टो करेंसी का डोमिनेंस वहां पर लाकर उस क्रिप्टो करेंसी को अपने कंट्रोल में ले आता है, तो इससे चाइना और अमेरिका के बीच का कंपटीशन में एक नया लेयर खुल जाएगा। और भारत के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा कि हमारा ग्लोबल साउथ का एम्बिशन और हमारा यूपीआई का एम्बिशन दोनों कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर क्रिप्टो हब बनता है पाकिस्तान, और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में आर्मी का डोमिनेंस है, आर्मी जाहिर सी बात है कि इस डोमिनेंस का प्रयोग करेगी और वो क्रिएट करेगी आने वाले समय में रेजिस्टेंस लेवल पर डिजिटल कॉइन्स, इस्लामिक डिजिटल कॉइन्स। और ये जो रेजिस्टेंस डिजिटल कॉइन्स और इस्लामिक डिजिटल कॉइन्स होंगे, ये दोनों के दोनों का प्रयोग किया जाएगा कश्मीर घाटी में, पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर से लेकर, रेडिकलाइजेशन से लेकर, नैरेटिव बिल्डिंग से लेकर हर जगह पर इन बेसिकली एक इकोसिस्टम को क्रिएट करके एक जो डिजिटल जिहाद इकोसिस्टम है वो क्रिएट होगा। तो कल को क्रिप्टो खालिस्तान मूवमेंट, कल को क्रिप्टो बेस्ड इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, जिसके तहत नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में डिस्टेबलाइजेशन करना, ये सारी गतिविधियां पाकिस्तान करेगा और अमेरिका इन सब का समर्थन करेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका पहली बात तो ये चाहता है, दो चीज़ें समझ लीजिए, कि नंबर 1, भारत हमेशा उसके कंट्रोल में रहे और उससे डर कर दब कर रहे। अमेरिका दूसरी बात ये बात चाहता है कि भारत का कोई भी ग्लोबल साउथ का एम्बिशन ऐसा ना हो जहां पर अमेरिका की स्पेस रिसीड हो। अगर आज भारत यूपीआई को प्रमोट करता है तो उन देशों में डॉलर का कम और रुपए का, कार्ड का और रूपी ट्रांजैक्शंस का प्रयोग ज़्यादा बढ़ता है, जिससे कि अमेरिका की फाइनेंशियल हेजेमनी अफेक्ट होती है। तीसरा, भारत को हमेशा चेक में रखने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का प्रयोग किया है। आज भी इस कॉन्टेक्स्ट में अगर अमेरिका पाकिस्तान को पंप अप करता है एक साउथ एशियन कंट्री के तहत, जिसके तहत वो बेसिकली डिजिटल एक क्रिप्टो जिहाद इकोसिस्टम क्रिएट करता है, तो इस इकोसिस्टम के तहत एक चीज़ तो तय है कि भारत को वो चेक में रख पाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब कभी ज़रूरत पड़ी तो वो खालिस्तान की मूवमेंट को बढ़ा देगा, जब ज़रूरत पड़ी तो वो ओवरग्राउंड वर्कर्स के तहत कश्मीर में तहस नहस कर देगा, जब ज़रूरत पड़ी नॉर्थ ईस्ट में वो कुछ भी गतिविधि कर देगा। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत हमेशा अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अलग अलग कदम उठाएगा और एक पॉइंट पर भारत को कुछ टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ेगी और वो टेक्नोलॉजी के लिए फिर भारत भीगा भीगा, भागा भागा अमेरिका के कदमों में जाएगा। और अमेरिका का खेल यही है कि हमें कुछ फॉल्ट लाइन्स हैं जिनको नर्चर करके रखना है, और आज वो फॉल्ट लाइन्स को नर्चर करने के लिए अमेरिका ने जो नेक्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई किया है वो है ये क्रिप्टो इकोसिस्टम। तो आई होप इस वीडियो के बाद अब आपको ट्रंप का लगाव और उसका जो ये क्रिप्टो इकोसिस्टम का पूरा खेल है, आई बिलीव कि अब ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।